हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लास 8th की हिस्ट्री चल रही है। इससे पहले हम क्लास 6 और क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। ये एनसीईआरटी की हमारी लास्ट क्लास है जो रह गई थी हिस्ट्री की, तो वो हम कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर हो चुका है, ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये क्या है? लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो हमारी हिस्ट्री है वो ऐसे ही नहीं बन गई है। ये कोई आजकल हिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हिस्ट्री मतलब ये नहीं है कि आपको अलग अलग तारीखों को रटना है, अलग अलग तारीखों को याद करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तारीखें महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं क्योंकि उनसे जो संबंधित मुद्दा होता है वो ख़ास होता है, तो वो तारीख भी ख़ास हो जाती है। तो लास्ट जो अपने चैप्टर में पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो मुग़ल का था शासक था, उनका पतन होना शुरू हो गया था और किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शुरुआत कर ली थी। वो औपनिवेशिक आपने पढ़ा था कि क्या होता था, एक देश से दूसरे देश पर जब कोई एक तरीके से उसका दबदबा हो जाता है जिसकी वजह से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ये सारे परिवर्तन आते हैं, तो उसको औपनिवेशिक कहा जाता है। ये सब कुछ आप डिटेल में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज के चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? आज के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने किस तरीके से भारत के पहले एक हिस्से पर कब्जा करा, उसके बाद किस तरीके से वो पूरे भारत पर फैल गई, कैसे उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, क्या प्लानिंग थी उनकी, और धीरे धीरे वो किस तरीके से आगे बढ़ते चले गए, ये सब कुछ, और किस तरीके से भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया, ये आप इस चैप्टर में समझेंगे। अगर देखा जाए, अगर आप इस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह समझेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको क्लियर भी होगा। बट हाँ, एक चीज़ और है, इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। मैं साथ के साथ बताती रहूँगी, आप अपने नोट्स में नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि इसमें देखते हैं हम, जो औरंगज़ेब थे वो मुग़लों के आखिरी बादशाह थे। औरंगज़ेब उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारत में के बहुत बड़े हिस्से पर अपना राज्य स्थापित किया हुआ था, ठीक है। 1707 में उनकी मृत्यु जब हो गई तो बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। भाई क्षेत्रफल तो मर गया, तो जितने भी सूबेदार और वो सब उसके अंडर में थे वो सब अपनी अपनी ताकतें दिखाने लगे और उन्होंने इंडिविजुअल अपने क्षेत्र रियासतें कायम कर ली, ठीक है। अब जैसे इस तरीके से ये चीज़ें होने लगी, एक तरफ तो ये सीन हो रहा था, दूसरी तरफ क्या था, अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। मतलब एक तो इस तरीके से क्षेत्र के रूप में ये अलग अलग शासक होने लगे थे, दूसरा अंग्रेज़ों की जो ताकत थी वो आने लगी थी, वो देखने लगी थी। अब इसमें क्या हो गया, जैसे कि अब पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, मतलब वो किस तरीके से आई थी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर एक्ट इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इसमें इन्होंने क्या करा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उस टाइम पे इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे इन्होंने, एक तरीके से होता है ना कि आप किसी चीज़ की परमिशन पे साइन करा लेते हैं, उन्होंने इस तरीके से उस पर साइन करा ली है कि अब हम समुद्री के मतलब समुद्र पार जाकर नए नए इलाकों को ढूंढ सकते हैं, उनमें व्यापार कर सकते हैं और वहाँ से जितने भी चीज़ें होंगी उनको सस्ते दामों पे खरीद सकते हैं और अपने यूरोप में उनको महंगी कीमतों पर बेच सकते हैं। जिससे क्या होगा, इससे कंपनी को फ़ायदा होगा, उससे जो वाणिज्यिक कंपनियां हैं वो मोटे तौर से मुनाफा कमा सकती थी, ठीक है। इस तरीके से अब कोई भी चीज़ अगर आप सस्ती खरीदेंगे और उसको महंगे में बेच देंगे तो मुनाफा तो होगा ही होगा, ठीक है। अब इस तरीके से इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट में छूते हुए कैप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी घाट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी और वे गोवा अपना ठिकाना बना चुके थे, ठीक है। पुर्तगाली यात्री कौन थे? वास्को डी गामा, जिन्होंने पहली बार भारत पर पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। मतलब समुद्री मार्ग का उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था, किसने? वास्को डी गामा ने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, कुछ समय के बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए थे। अब जैसे कि ये सारी कंपनियां जो चीज़ें खरीदना चाहती थी, वो सारी चीज़ें जो यूरोप के बाज़ार में इस टाइम पीक पर थी, वो सारी चीज़ें कहाँ पर उपलब्ध थी? भारत में।
तो उन्होंने कहा यहाँ से हम निर्यात करते हैं, यहाँ से सस्ते दामों पर चीज़ें खरीदते हैं और महंगे दामों पर अपने देश में जाकर बेचेंगे, तो उससे हमें मुनाफा होगा। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ों की सबसे ज़्यादा मांग थी उस टाइम पे? सूती कपड़ा और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी, और इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रही। ये आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा मांग रही थी? सूती कपड़ा और रेशम, और अगर देखा जाए मसालों में तो काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। ठीक है। अब जब ये चीज़ें एक अपने ना जब डिमांड बढ़ने लगती है तो उस चीज़ की कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन उससे क्या हुआ, उसका जो मुनाफा था वो गिरने लगा। ठीक है। अब लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का जहाज़ डुबो देती। मतलब अब जैसे इन्होंने भारत में, तो यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, यहाँ पर और भी कंपनियाँ थी। तो ये कंपनी एक दूसरे से का क्या करती थी, जैसे किसी का जहाज ही डुबो दिया, ठीक है, और किसी का सामान खराब कर दिया, मतलब इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ पर बात आता है व्यापार और राजनीति को एक दूसरे अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। और देखते हैं क्या कैसे शुरू हुआ, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना व्यापार किस तरीके से शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू करी थी, और कंपनी का व्यापार यहाँ से इन्होंने चलाना स्टार्ट किया था। ठीक है। यहाँ से इन्होंने क्या करा, यहाँ जो इनके अफसर बैठते थे आसपास बसने के लिए, इन्होंने आसपास बसना भी शुरू कर दिया। और 1696 में इन्होंने कंपनी के चारों तरफ, मतलब यहाँ पर चारों तरफ किलेबंदी करना शुरू कर दिया था। अब 2 साल के अंदर इन्होंने क्या करा कि 3 जो वहाँ पर उस टाइम पे जो मुगल शासक का राज था उससे इन्होंने 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक कालीकत्ता था जिसका नाम अब कोलकाता है। ठीक है। अब लेकिन जो सम्राट था औरंगजेब, उसको ये तैयार नहीं था, मतलब वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहा था। तो उन्होंने क्या कहा, कंपनी को बोला कि भाई आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कंपनी अगर टैक्स नहीं देती है तो उसके क्या हो गया, उसने ये जारी कर दिया कि व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। ये औरंगजेब ने कहा था। ठीक है। अब औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यवहार का अधिकार मिला, लेकिन इन्होंने क्या करा कि औरंगजेब को इन्होंने इस चीज़ के तैयार कर लिया कि कंपनी टैक्स नहीं देगी और हम फ्री में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। ये औरंगजेब के साथ इनकी डील हुई। लेकिन अब इससे क्या हुआ, जो बंगाल में राजस्व वसूली थी वो कम हो गई, और जो बंगाल के जो नवाब थे उस टाइम पे मुर्शीद कुली खान, उन्होंने विरोध कर दिया। अब जैसे औरंगजेब ने बोल दिया कि अच्छा चलो ठीक है, इस कंपनी से हम टैक्स नहीं लेते हैं और तुम फ्री में व्यापार कर सकते हो। ठीक है। अब इससे तो टैक्स लिया नहीं और बाकी सारी चीज़ों से टैक्स लिए जा रहे हैं, तो जो टैक्स की वसूली थी वो कम हो गई क्योंकि यहाँ से टैक्स नहीं आ रहा। तो जो दूसरा नवाब था मुर्शीद, उसने यहाँ पर वो कर दिया, बगावत कर दी कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम ऐसे क्यों कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि उसके बाद क्या हुआ, जो बंगाल के नवाब थे उनमें टकराव बढ़ गया, और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जो बंगाल के नवाब थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे, और मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनी। बंगाल के नवाब सबसे पहले कौन था, मुर्शीद कुली खान, और उसके बाद अली वर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए थे। ये बहुत शक्तिशाली शासक थे। ठीक है। अब कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था उन्होंने, मतलब ये जो शासक आए इन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम आपको इस तरीके की कोई रियायत नहीं देंगे और आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है। और उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया, उसकी दलील दी। उसकी वजह से बंगाल सरकार की जो वसूली थी वो कम होती जा रही थी क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे थे। जो नवाब थी उनकी ताकत भी कमज़ोर पड़ रही थी, और कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो टैक्स देने को तैयार नहीं थी। वो अफसरों को चिट्ठियाँ लिख रही थी, नवाबों और उनके अधिकारियों को अपनामित करने का उन्होंने प्रयास किया। मतलब उन्होंने सब तरीके से, एक तरीके से कहते हैं ना कि सारी तरीके अपना लिए, लेकिन जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थी। एट द एंड क्या हुआ कि जितना ये जो मामला था जितना गंभीर होता चला गया, उस बात तक ये पहुंचा कि भाई चलो युद्ध कर लेते हैं। ठीक है। अब इस चीज़ का युद्ध होने लगा। अब युद्ध वो हुआ प्लासी का युद्ध, जो सबसे पहला युद्ध था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो उस टाइम पे नवाब था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, इनके बीच में वो प्लासी का युद्ध हो गया। अब जब वो तो मृत्यु हो गई उसकी, तो
सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी नहीं करे। ठीक है, अब वो क्या चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह कोई एक ऐसा नवाब बन जाए जो हमारे इशारों पर काम करे और हमारे बीच में टांग ना अड़ाए, हमारे को किलेबंदी करने से ना रोके, हमें टैक्स करने के लिए फोर्स ना करे। तो मतलब इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें एक ऐसा चाहिए था नवाब जो उनके अंडर में हो, एक तरीके से कठपुतली की तरह उनके साथ में काम करे। तो नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया था, गोदाम पर ताला लगा दिया था, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए, अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर जो था वो भी रुख किया। अब कलकत्ता हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में जो तैनात कंपनी के अफसर थे, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया गया। यहाँ पर युद्ध की बात चल रही है। ठीक है, अब इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला था वो हार गया, और जो वो क्यों हारा, क्योंकि जो उसका सेनापति था मीर जाफर, उसने उसके साथ गद्दारी कर दी थी। उसने अपने जो सैनिक थे, जो टुकड़ी थी, उसको युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दिया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा, उसको अपने साथ मिला लिया और उससे कहा कि तुम इसका साथ मत दो, इसको हरा देंगे, उसके बाद मैं तुमको नवाब बना दूंगा। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। ये बात हुई थी प्लासी के युद्ध की। ठीक है, प्लासी का जब युद्ध हो गया उसके बाद नवाब कौन बन गया, उसके बाद नवाब बना मीर जाफर। ठीक है, अब मीर जाफर इसलिए और ये जो लड़ाई है ये इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह जो थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली लड़ाई थी और वो पहली जीत थी। इस प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को तो मार दिया, मीर जाफर जो था वो नवाब बन गया। अब जो था, जो कंपनी थी वो अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को काम तैयार नहीं थी। वो क्या कर रही थी, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चढ़ा रही थी। उसका मानना ये था कि भाई तुम फेस बने रहो और तुम हमारे इशारों पे नाचो, लेकिन कब तक। अब जैसे कि वो था, अब उसको क्या करना था, उसको भाई बाकी लोगों को जवाब भी देना होता था, क्योंकि भाई अब एक ही चीज़ के तरीके से तुम चले जाओगे तो दूसरे को भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़े ही किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, अब जल्दी ही कंपनी को क्या ये एहसास होने लगा कि जो कठपुतली नवाब है वो हमारे इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संपत्ति को दिखाना पड़ता था, तो उनकी भी अपनी एक इमेज थी। अब जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको अपनी इमेज नहीं खराब करनी थी, तो मीर कासिम तो उसने क्या करा, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को लगा दिया। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें ये चल रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये चाहती है कि जो सारी चीज़ें वो हमारी तरीके से हो और ये जो नवाब हैं ये कठपुतली की तरह हमारे अंडर में काम करें। ठीक है, तो एक जो शासक था उन्होंने क्या करा, पहले उसको हराया, उसकी जगह दूसरे को बना दिया कि भाई तुम इस हार जाओ, तुम हमारा साथ दे दो, इसके चक्कर में हम तुम्हें नवाब बना देंगे। ठीक है, वो बना दिया जी उन्होंने नवाब। अब क्या हुआ, उस नवाब को भी भाई जो जनता है उसको अपना फेस दिखाना पड़ता है, उसको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, उसकी भी प्रजा है, उसकी भी अपनी एक इमेज है, तो इनकी उसके साथ भी दाल नहीं गली। इन्होंने क्या करा, फिर उसको हटाया, फिर दूसरे को बना दिया, फिर उसके साथ नहीं हुआ काम बना, तो ये क्या करे, ये वापस इसी को ले आए कि हाँ भैया अब चलो तुम ही बन लो। तो एट द एंड इनको ये समझ में आ गया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, इस तरीके से कठपुतली से काम इनका नहीं चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। क्या समस्या थी, दीवानी मिल गई थी इनको, बंगाल का प्रांत दीवान नियुक्त कर दिया गया था और कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। ठीक है, अब 18वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। मतलब जैसे ही 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो जो भारत के साथ उनका व्यापार था वो बढ़ने लगा। ठीक है, अब उसमें बढ़ने क्या लगा, जो भारत के पास चीज़ें थी उसका वो निर्यात करने लगे, कम दामों पर खरीदने लगे और ज़्यादा दामों पर अपने देश को ले जाने लगे। जैसे कि उसमें क्या था, इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। मतलब उनको इतना प्रॉफिट होने लगा इस चीज़ से, इस व्यापार से, कि वो जितनी भी उनकी फौज थी उसको भी वो संभाल रही थी और
जितना भी कपड़ा था, सूती कपड़ा, रेशम का कपड़ा, वो सब भी वो खरीद सकती थी। और जो किले था, दफ्तर, उनके भी निर्माण करने में वो लग गई। मतलब उनको इस चीज़ से इतना प्रॉफिट होने लगा था। ठीक है, अब जो कंपनी के अफसर थे वो नवाब बन बैठे। वो नवाब का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। अब क्या हो गया, उनके पास ताकत भी आ गई, उनके पास अपनी सत्ता भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ के जो कर्मचारी थे वो अपने आप को नवाब समझने लगे। अब नवाब कैसे समझने लगे, अब क्या हुआ, जिस तरीके से कंपनी की कमाई हो रही थी, जिस हिसाब से उनका जो रोजी रोटी थी वो बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा उनका जो दबदबा था वो हर तरफ फैल रहा था। तो जो यहाँ के कर्मचारी थे ये अपने आप को इस तरीके से तरह देखना, जैसे कि नवाब जीते हैं ना, इस तरीके से हमने देखने लगे थे। और इस टाइम पे ये क्या करते थे, इनको बंगाल के जो असली नवाब थे उनको इस बात के लिए फोर्स किया जाता था कि जो कंपनी के अफसर हैं आप उन्हें तोहफे के रूप में अपनी ज़मीन दें और बहुत सारा पैसा दें। तो इस चीज़ के चक्कर में चलते हुए जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने भारत में मतलब बेहिसाब दौलत उन्होंने जमा करी थी। वो 2 बार यहाँ के गवर्नर जनरल बने और जब वो यहाँ से भारत से परमानेंटली रवाना हुए कि उसके बाद वो यहाँ नहीं आएंगे, तो उन्होंने इतनी बड़ी रकम यहाँ से वो लेकर गए वहाँ पर। अब वहाँ जब वो पहुँच गए तो उनके ऊपर क्या लगा, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस थोप दिया। तो ब्रिटिश संसद में उन्हें खुद को भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। उन्होंने नहीं, मैंने ऐसा नहीं करा है, भ्रष्टाचार नहीं करा है इन सब की चीज़ में। तो क्या हुआ था कि उन्हें आरोपों से तो बरी कर दिया गया था, लेकिन 1774 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब जो जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव थे, उनकी तरह बाकी जो जितने भी यहाँ पर अफसर बनकर आए उन्होंने उतनी तो मतलब उतनी दौलत तो वो नहीं इकट्ठा कर पाए। उनका सिर्फ सीधा सा फंडा ये था कि यहाँ हम आए, ठीक ठाक पैसा जमा करें, वापस अपने देश लौट जाएं और वहाँ जाकर आराम की ज़िंदगी जिएं। और जब वो यहाँ से ऐसा करके जाते थे तो वहाँ के लोग उन्हें क्या बोलते थे, नवाब बोलते थे, नवाब कहते थे। और उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। मतलब इस तरीके से ये चीज़ चलती थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का शासन किस तरीके से फैल रहा था ये आप यहाँ पर एक तरीके से समझेंगे। जैसे कि 1757 से 1857 के बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। इसमें क्या हुआ था कि किसी अनजाने इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया था। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। उसने ऐसे नहीं किया कि डायरेक्ट गए और हमला बोल दिया और भाई उसको जीत लिया और फिर अपनी रियासत में जमा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने बहुत कूटनीति अपनाई थी, उन्होंने सर्वे किया था, राजनीतिक, आर्थिक, सारी उसकी जो कहते हैं ना कि ऑब्जर्व करके अंदर की सारी बातें ले लेना, वो सब उन्होंने किया और उसके बाद अपना दबदबा वहाँ पर हासिल किया। अब ये कैसे इन्होंने किस तरीके से किया, इन्होंने कुछ जगह पर तो अपनी सहायक संधि थोपी। अब सहायक संधि क्या रही कि जो इस बात को मान लेते थे उन्हें क्या था, अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। मतलब अगर आपने उनकी बात मान ली तो अब उस शासन की अपनी पर्सनल या स्वतंत्र सेना नहीं रहेगी, उसको कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी सहायक सेना के रखरखाव के लिए और वो कंपनी को पैसा देते थे। पहले वो जो नवाब होता था वो कंपनी को पैसा देता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर कंपनी क्या करती थी, उनका इलाका ही कब्जे में ले लेती थी। जैसे कि जब रिचर्ड वेल्जी गवर्नर जनरल थे उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि जो नवाब थे वो सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे और इन्होंने इसी तरीके से कई इलाके भी छीन लिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कूटनीति अपनाई कि या तो तुम हमें अब ये कर दो, टैक्स दो, अगर आप ऐसा नहीं करते या आप हमारी संधि को नहीं मानते हैं तो आपको अपना आधा इलाका हमें देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो ज़मीन देते चले गए और ये अपनी तरफ से बढ़ते चले गए। तो ये इस तरीके से इन्होंने पूरे भारत पे भी ज़्यादातर इलाकों पे अपना जो एक तरीके से दबदबा था वो हासिल कर लिया। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि रेजिडेंट की ताकत क्या होती है। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, उसे हम हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरीके से अधीनस्थ
रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं, ठीक है। अगर दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी कोई राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव या उथल पुथल पैदा हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंदी है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पूरा इसमें ईस्ट इंडिया का किस तरीके से शासन पूरे भारत पे फैला था, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे चल के उसने पहले बंगाल में, फिर पंजाब में, फिर महाराष्ट्र में मराठों के साथ में किस तरीके से अपना राज्य हासिल किया था, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। तो अगर एक ही वीडियो में होगा तो चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो आपकी पार्ट 1 यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो हम पार्ट 2 करेंगे उसमें हम टीपू सुल्तान से स्टार्ट करेंगे, जिनको शेरे मैसूर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि शेरे मैसूर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान है जिनको शेरे मैसूर कहा जाता है। ये टीपू सुल्तान की इमेज है। और इसमें आप एक चीज़ और समझेंगे कि कुछ लोगों ने इन्होंने किस तरीके से जो ये कूटनीति अपनाई थी और किस किस तरीके से इन्होंने टीपू सुल्तान को फिर मराठा को किस तरीके से अपने कब्जे में किया था, ये सारा कुछ आप पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।